अच्छा, जो रेटिनल वेन ओक्लूजन है उसमें एज द नेम सजेस्ट कि जो रेटिना की जो वेन होती है वो ओक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं। या तो ये सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होगी जिसको CRVO बोलेंगे। अब ये दो टाइप्स की होंगी, इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक। नॉन इस्कीमिक में बेसिकली ये हो रहा होता है कि वेन जो है ना वो कम्प्लीटली ओक्लूड नहीं हो रही होती, तो उस वजह से जो वो है ना उसका इस्कीमिया नहीं हो रहा होता। लेकिन इस्कीमिक में कम्प्लीटली ओक्लूड हो जाती है, इस वजह से परफ्यूजन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये पहला था। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन होती है ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन जिसको BRVO बोलते हैं। फिर तीसरा होता है हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं इन सारी वेन ओक्लूजन्स के? सबसे कॉमन तो एज है। 90% ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है कि 55 ईयर्स से ऊपर की उम्र हो जाती है तो ये हो जाता है। अब हो रहा क्या होता है कि 55 ईयर्स के बाद ना बहुत कॉमन है कि अरेथ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ जाएं आर्टरी के अंदर। अब चेंजेस तो आर्टरी में आ रही हैं तो वेन क्यों इंक्लूड हो रही है? अब होता ये है कि जो आर्टरी होती है और जो वेन होती है ये दोनों का जो कवरिंग होती है ना, एडवेंटिशिया एक इसको कवर करा होता है, वो दोनों का सेम होता है। तो आर्टरी जब मोटी हो रही होती है, ओक्लूड हो रही होती है इस आर्थरोस्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से, तो साथ साथ वेन भी ओक्लूड प्रेस डाउन होने लग जाती है। ठीक है, कंप्रेस होने लग जाती है क्योंकि उसकी कवरिंग तो सेम है। ठीक है, तो फिर ये दोनों जगह होती है, आर्टरी और वेन में भी ये सीन है, साथ में आर्टीरियोल और वेन्यूल में भी यही सीन है। ठीक है, तो ये तो एज होगी एक रीज़न। फिर दूसरी रीज़न होती है हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होगी ना तो ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन बहुत कॉमन है। फिर नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़। ये भी बहुत कॉमन है, 10% केसेस में होता है। फिर जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज्ड होता है ना तो भी हो जाता है, और ये सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कॉज करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ ड्रग्स और स्मोकिंग। ठीक है, ड्रग्स में स्पेसिफिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से बहुत होता है, और जो स्मोकिंग है ना वो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कॉज करता है। ठीक है, ये तो कॉमन रीजंस थे। फिर कुछ अनकॉमन रीजंस हो सकते हैं कि लेट से कोई ब्लड के मसले हैं, हाइपर विस्कोसिटी हो सकती है ब्लड की, कोई थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर हो सकता है आई में इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर कोई लोकल कॉज हो सकता है जैसे सेलुलाइटिस हो गया। ये सारी रीजंस भी हो सकती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि हम अगर एक आंख इफ़ेक्ट होगी ना तो अगर हम नीचे वाली जो रीज़न है, मतलब ये सारी रीज़न सही नहीं करेंगे तो दूसरी आंख में भी हो जाएगा, इसलिए फ़ौरी तौर पे इसे इन्वेस्टिगेट करना होता है। अब जो सारी इन्वेस्टिगेशंस है ना वो सारी रीज़न से ही एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे एज पे एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हो रही थी ना तो उधर हम लिपिड प्रोफाइल करवा देंगे। ठीक है, ये फिर था हाइपरटेंशन और रेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ना, तो इधर हम ब्लड प्रेशर के चेक करवा देंगे। फिर डायबिटीज़ की वजह से हो रहा था तो इधर हम वो क्या कहते हैं शुगर चेक कर लेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, फिर हाँ, फिर ये जो हमने कहा था ना ब्लड के रीजंस थे तो उधर हम CBC और करवा लेंगे, और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी चेक कर लेंगे। फिर इन्फ्लेमेशन थी तो फिर हो सकता है कि कोई एंटी वो एंटीबॉडीज़ बनी हो। ठीक है, तो फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी हो तो वो चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सारी इसकी रीजंस हो गई इन्वेस्टिगेशंस की। अब हमने किया था कि सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में दो टाइप्स थे, इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक। अब जो नॉन इस्कीमिक टाइप है ना ये ज़्यादा कॉमन है, 75% ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है। अब दोनों को हम साथ साथ देखते हैं, इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक। दोनों में सडन ऑनसेट होगा यूनिलैटरल पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ठीक है, एकदम से एक आंख में पेन भी नहीं होगा और विजन लूज़ हो जाएगी दोनों में। ठीक है, अब साइंस देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स और जो साइंस होते हैं। विजुअल एक्विटी जो है ना दोनों में कम हो रही है। इसमें नॉन इस्कीमिक में माइल्ड और मॉडरेट विजुअल लॉस हो रहा है, लेकिन जो इस्कीमिक है ना उसमें सिवियर हो रहा है। ठीक है, सडन और सिवियर हो रहा है, और इतना कम हो जाता है कि सिर्फ काउंट वो जो है ना पेशेंट जो है सिर्फ फिंगर्स को काउंट कर पाता है सिर्फ, या फिर कभी कभी वो भी नहीं कर पाता। ठीक है, इस्कीमिक ज़ाहिर है कंप्लीट ओक्लूजन हो रही है ना तो वो ज़्यादा बुरा होगा। ठीक है, फिर जो है एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट जो है ना वो या तो इस नॉन इस्कीमिक में बहुत ही कम होगा या फिर होएगा ही नहीं, लेकिन इसमें जो होता है ना बहुत मार्क्ड होता है इस्कीमिक में। ठीक है, फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो हाँ हो सकता है, दोनों में हो सकता है कि शायद रेज्ड हो लेकिन नेसेसरी नहीं है। इसमें भी यही है, या तो हो सकता है रेज्ड हो लेकिन नेसेसरी नहीं है।
ठीक है। फिर फंडस एग्ज़ामिनेशन, अब इसमें जब हम करते हैं ना नॉन इस्कीमिक वाले में फंडस एग्ज़ामिनेशन, तो इस पर स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन जो है वो नहीं होती, और जो रेटिनल वेन्स होती हैं वो डायलेटेड होती हैं, इनगॉर्ज्ड होती हैं और टॉर्चरस होती हैं। इसमें जो हेमरेजेस हमें सारे 4 क्वाड्रेंट्स में नज़र आ रही होती हैं, लेकिन पेरिफेरी में तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और ये हेमरेजेस जो है ना डॉट ब्लॉट और फ्लेम शेप्ड की होती हैं। ठीक है। साथ में कॉटन वूल स्पॉट्स प्रेजेंट होंगी, और जो ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूलर एडीमा होगा ना वो माइल्ड होगा। सही है। अब फंडस एग्जामिनेशन जब हम इस्कीमिक में करते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा, हाँ वही रेटिनल वेल्स जो हैं वो बहुत ही इनगॉर्ज्ड होंगी और बहुत टॉर्चरस होंगी। रेटिनल हेमरेजेस जो होंगे वो बहुत ही एक्सटेंसिव होंगे, और उसमें तो डॉट प्लॉट और फ्लेम शेप थे ना, इसमें वो दोनों तो होंगे, साथ में डीप प्लॉट भी होंगे, और उधर जो सारे 4 कॉर्नर्स में थे पेरिफेरी में ज़्यादा थे ना, इसमें तो पूरे के पूरे रेटिना के ऊपर होंगे। ठीक है। और इतने ज़्यादा होगा कि एक टोमेटो स्प्लैश्ड अपीयरेंस देगा, जिसे हम थंडर ब्लड अपीयरेंस भी बोलते हैं। ठीक है। रेटिना के ऊपर इस तरह का, ये जिस पिक्चर में ना ये स्प्लैशेस से नज़र आ रहे होंगे पूरे अराउंड, जैसे टोमेटो स्प्लैश हुआ गया वैसा। ठीक है। और साथ में इसमें हाँ कॉटन वूल स्पॉट्स इसमें भी होंगी, और साथ में जो हमने वो किया था ना उधर मैक्यूलर एडीमा और ऑप्टिक डिस्क जो थी वो ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला का एडीमा माइल्ड था ना, इधर वो दोनों बहुत, उनका एडीमा बहुत सीवियर होगा। ठीक है। फिर जो है इधर हम लोग जब FFA करते हैं फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, तो हमें कैपिलरी परफ्यूजन नज़र आ रही होगी और अच्छी नज़र आ रही होगी। जैसे ये देखें तो ये वाइट में नज़र आ रहा है ना कि बहुत सारी एरियाज़ में परफ्यूजन मिल रही है रेटिना को, क्योंकि कम्प्लीटली नॉन इस्कीमिक है ना, अभी कम्प्लीट ब्लॉकेज तो नहीं हुई है। लेकिन इधर जब हम देखेंगे इस्कीमिक वाले में तो इतनी सारी हमें नॉन परफ्यूजन एरियाज़ में जहाँ पे कोई ब्लड पहुँच ही नहीं रहा, ये इधर तो बहुत सारी नॉन परफ्यूजन एरियाज़ होंगी। अब फिर होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना सीवियर है मैक्यूलर एडीमा, और ये इसलिए यूज़फुल होता है कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये चेक करते रहते हैं कि मैक्यूलर एडीमा कम हो रहा है या नहीं। अब इसमें भी हम वही करेंगे कि कितना मैक्यूलर में एडीमा है, दोनों में ये करेंगे। ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, अब नॉन इस्कीमिक में कॉम्प्लिकेशन हमें ये होती है कि सिस्टोइड मैक्यूलर एडीमा ना हो जाए। ठीक है। मैक्यूला में सिस्टोइड एडीमा हो जाएगा तो फिर इसमें ये मतलब बुरी प्रॉब्नोसिस है इसकी बहुत। ठीक है। और दूसरा हमें ये डर होता है कि ये अभी तो नॉन इस्कीमिक है ना, ये इस्कीमिक टाइप में चेंज ना हो जाए। ठीक है। और वो 15% केसेस में होता है, विद मतलब 4 महीनों में, कुछ केसेस में 15% ऑफ द टाइम वो 4 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है, और 30% ऑफ टाइम 3 ईयर्स लगते हैं उसे कन्वर्ट होने में, तो चांस है कि कन्वर्ट हो जाए। तो ये इसकी वो होती है कॉम्प्लिकेशंस। अब इस्कीमिक टाइप में हमें क्या डर होता है कि मैक्यूला का कम्प्लीटली इस्कीमिया ना हो जाए, क्योंकि फिर ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है। और जो उसमें हमें डर था ना सिस्टोइड मैक्यूलर एडीमा, इसमें वो क्रॉनिक ना हो जाए, हमें इस्कीमिक वाले में ये डर होता है क्रॉनिक सिस्टोइड मैक्यूलर एडीमा ना हो। ठीक है। और साथ में हमें होता है कि रूबियस आयराइटिस ना हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से नियोवास्कुलर ग्लोकोमा हो जाता है। अब फिर जो है हमारे पास होता है इसकी प्रोग्नोसिस क्या है। अब जो नॉन इस्कीमिक टाइप है ना, उसकी विजुअल प्रोग्नोसिस ये है कि जो हेमरेजेस हैं वो खुद रिजॉल्व हो जाते हैं 6 to 12 मंथ्स तक। जो विजुअल प्रोग्नोसिस होती हैं वो भी अच्छी होती है, 50% केसेस बिल्कुल सही हो जाते हैं। और अगर विजुअल लॉस होना तो इसी वजह से हो रही होती है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन थी ना मैक्यूलर एडीमा, उसमें चला जाता है इस वजह से, वरना इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। इस्कीमिक टाइप की बहुत पोर है, क्योंकि इसमें मैक्यूलर इस्कीमिया जिसका हमें डर है वो अक्सर हो जाता है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है नॉन इस्कीमिक की, इसमें जो ट्रीटमेंट होती है ना वो 2 होती है, एक तो सिस्टेमिक, दूसरी ऑक्यूलर। सिस्टेमिक में ये हो रहा होता है कि पहले तो जो भी अंडरलाइंग चीज़ है ना उसे कंट्रोल करें, मतलब अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सब कुछ तो ये कंट्रोल करें, कोई ब्लड का मसला है तो फिर वो करें, और जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसे रिड्यूस करें, ये तो जनरल है। फिर ऑक्यूलर हम लोग कब करते हैं, जब उसकी विजुअल एक्विटी जो है ना 6 out of 9 से बुरी हो, या फिर जब मैक्यूला में थिकनेस हो, और जब ऑक्ट में ना ग्रेटर दैन 250 माइक्रोन्स हो जाए उसकी थिकनेस। ठीक है। 2 चीज़ों में, जब विजुअल एक्विटी 6 out of 9 से बुरी हो, और जब
मैक्यूला की थिकनेस 250 माइक्रोन से ज़्यादा हो तो हमें ऑक्यूलर ट्रीटमेंट करवाना होता है। और उस ऑक्यूलर ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम एंटी VEGF एजेंट्स देते हैं, ठीक है, हम लोग और ये इंट्रावीट्रल देते हैं हम एंटी VEGF। फिर साथ में हम इंट्रावीट्रल वो स्टीरॉइड्स भी देते हैं सच एज ट्रायमसिलोन, ठीक है। फिर तीसरा हम लेज़र फोटोकोगुलेशन करते हैं उसको, और ये तो है विज़न को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इस्कीमिक वाले में क्या ट्रीटमेंट होती है, एक तो हम लोग वही एडीमा कम करने के लिए वही चीज़ें करेंगे, एंटी VEGF देंगे और स्टीरॉइड्स देंगे, वो उसमें इंट्रावीट्रली, वो तो सेम है। दूसरा, अगर इसमें हमने कहा था ना कॉम्प्लिकेशन होती है रूबियस आयराइटिस जिसमें न्यूवास्कुलर ग्लाइकोमा होता है, अगर वो हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट में हमें PRP करना होता है, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, ठीक है। और इसलिए करते हैं ताकि इसका ये न्यूवास्कुलर ग्लाइकोमा ना हो, ठीक है। और दूसरा हम क्या करेंगे, क्रायोथेरेपी भी करेंगे,